अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर सतरंगी तेरे रंग में रंग जामा नावल के साथ, और ये इसकी 11वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं और आप मेरा छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। मुजम्मिल असदुल्ला खां अपने ससुराल के दरवाजे पे खड़े नक्सक से तैयार हुए दस्तक दे रहे थे। कुछ लम्हों बाद ही दरवाज़ा, लोहे का मजबूत दरवाज़ा खुला। माहिदा उसे पाकर चौंक गई। किसके वलीमे में जा रहे हो? अंदर बाहर झांककर उसने बरहमी से पूछा। उसने तवक्कुफ से सांस भरा। शौहर को पहले अंदर बुला लो, फिर सवाल जवाब की लिस्ट निकाल लेना, उसने संजीदगी से जताया। अच्छा आओ। हमारे यहाँ ऐसे दामाद मुंह उठा के ससुराल नहीं चले आते। वह भी दरवाज़ा बंद करके जता गई। मुजम्मिल ने पलट कर देखा। सुसर साहब को बताकर उनकी इजाज़त लेकर ही तुम्हें लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर माहिदा के माथे पे बल पड़े। गिरगिट जोड़े की आज शादी की पहली एनिवर्सरी है। वलीमा तो उन्होंने गोल कर दिया। अब शादी के पूरे 1 साल बाद दोस्तों को बुलाकर डिनर अरेंज किया है। भाभी की भी शायद दोस्तें इन्वॉल्व हैं। घर का जायज़ा लेते हुए वो ठहर ठहर कर बता रहा था। पहले मैं बाबा से कंफर्म कर लूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, हमारी अभी रुखसती नहीं हुई। ठीक है, घर में रहो, मैं जा रहा हूँ। भाभी ने बहुत मोहब्बत से इनवाइट किया था, तुम नहीं जाओगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। वैसे ही उनकी शादी किन हालात में हुई थी। खैर, तुम जैसे पत्थर दिल लोगों से क्या सर फोड़ना। शाने उचकाकर वो अफसोस का ढोंग करते निकलने लगा। माहिदा ने गायब दिमागी से अंदर देखा। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मुजम्मिल के देखने पे वो ज़्यादा देर उसे नज़रें मिला नहीं पाई। फ़ौरन कमरे की तरफ इशारा किया। वो सरहद से उस जानिब बढ़ा। अरफा को वो मुजम्मिल के पास ले गई थी और ख़ुद तैयार होने अपने कमरे में बंद हो गई। वो सब डिनर पे मौजूद थे। शीज़ा और बुरैरा से आज सबकी पहली मुलाकात थी। यूशे भी इस तरह पहली बार मिल रहा था, जबकि लैलिक तो शीज़ा से सुलह के बाद कई बार मिल चुकी थी। 8 अफराद की लंबी टेबल पे 7 अफराद मौजूद थे। नजफ़ माहिदा के बराबर में थी। कैंडल लाइट रेस्टोरेंट का थीम था, पर रोशनी कैंडल लाइट से ज़्यादा थी। जर्द मध्यम सी रोशनी। हर टेबल पे लंबे लैंप लटक रहे थे। लैलिक से किसी भी चीज़ की बईद की जा सकती है। साल पहले ये मुझसे ऐसे खफा थी, मुझे लगा हमारी दोस्ती एक्सपायरी डेट आ गई है। और साल पहले ये अपने निकाह पे भी ना खुश थी। मुझे तो यूशे आप पे रहम आने लगा था, बट थैंक गॉड आप दोनों के दरमियान सब ठीक हो गया। शीज़ा स्टेक खाते हुए कह रही थी और आखिर में उस खूबसूरत जोड़े को देखकर मुस्कुराई। बुरैरा के हलक में फंदा लगा। लैलिक की यासियत से उसे देखे गई। नजफ़ ने फ़ौरन पानी की बोतल उस लड़की की जानिब बढ़ाई। थैंक्स डियर, वो बदिक्कत मुस्कुराई। हमारे तारीख़ी निकाह में तो किसी की शिरकत नहीं हो सकी। मैंने सोचा एनिवर्सरी पर ही सबको इनवाइट कर लूँ। आंखें छोटी करके उसने साथ बैठे यूशे को देखा, जो गालिबन डिनर सूट में मलबूस था। लैलिक का ड्रेस ब्लैक था। सिल्क की लॉन्ग ब्लैक शर्ट पे लॉन्ग टिश्यू का कोट और साथ प्लाजो। सुरमई आंखों में काजल था। स्मोकी मेकअप हाइलाइटर की बदौलत चेहरे के नकूश चमक रहे थे। सियाह रेशम से लंबे बाल बीच की मांग से खुले पड़े थे। बाएं हाथ की उंगलियों में पहनी सियाह पत्थर की अंगूठी अपनी चमक से किसी को भी मतवज्जा करने की सलाहियत रखती थी। सामने बैठी माहिदा ने उन दोनों की तस्वीर ली। परफेक्ट। माहिदा की तरह कोई भी दोनों को देखता तो यही फ़िक्रा दोहराता, पर क्या उनका कपल परफेक्ट था? देखने की हद तक तो परफेक्ट ही था। उसने सताइश से दोनों को देखा। लैलिक की मुस्कुराहट मज़ीद फैली और यूशे का बाजू थामा। उसने एक कोनी टेबल पे जमा रखी थी। यूशे को उसके फिजूल ड्रामों से हमेशा कोफ्त होती थी। जब शौक़ था कि सबको अपना कपल परफेक्ट दिखाए, तो पता नहीं क्यों हमेशा के लिए उसका हाथ थामने को तैयार नहीं थी। बस वो दोस्त अच्छे थे, और ये सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। यूशे, आपने अपनी बेगम को गिफ्ट दिया भी कि नहीं? शीज़ा की ट्रेन फिर शुरू हुई। बुरैरा की निगाहें लैलिक पे मरकूज़ थी, गहरी निगाहें, और साथ ही वो ड्रिंक के घूंट भी भर रही थी। यूशे के खामोश रहने पर लैलिक खुद ही बोली, इस पूरे साल में वो इतना कुछ मुझे दे चुका है, मुझे मज़ीद किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही। बात संभालनी थी या हकीकत बताई थी? यूशे ने मुतासिर होकर हल्के से सर को जंबिश दी। दर हकीकत उसने कुछ लिया ही नहीं था। मैंने आज सिर्फ उन लोगों को बुलाया जो मेरे और यूशे के दोस्त हैं। इब्तिदा में मुझे यूँ लगता था
कि यह शादी वाकई एक बहुत बुरा हादसा मेरे लिए साबित होगी, पर नहीं, यूशी इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है। ये किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। लड़कियां जैसे चाहती है कि उनका शौहर उनका ख्याल रखे, उनसे मोहब्बत करे, यूशी उसकी ज़िंदा मिसाल है। वो नर्म मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए नाज से कहती। यूशी ने होठों पे उंगलियां जमाकर उसे देखा। तासिर ऐसा जैसे वो मोहब्बत से उसे देखकर मुतासिर कुन अंदाज में अपनी तारीफ सुन रहा हो। मैं किसी बेकदरे के नसीब में नहीं लिखी थी। यूशी कदर करने वाला मर्द है। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। पूरा साल हम दोनों ने इतनी मेहनत की, शायद पूरी ज़िंदगी नहीं की होगी। अप्स एंड डाउन देखे, पर एक दूसरे का साथ था जो हम दोनों डटे रहे। थैंक यू यूशी फॉर एवरीथिंग। वो एहसान रखने वालों में से नहीं थी। उसके बाद मुकम्मल करने पे नजफ़ और शिज़ा ने हूडिंग की थी। मुज़म्मिल और माहिदा मुस्कुराकर तालियां बजा रहे थे। यूशी पहली बार मुस्कुराया था। यूशी के बारे में बताओ ना। पहले तो तुम्हें यह पसंद नहीं था, आखिर तुम्हारी पसंद कैसे बदली? शिज़ा चहकी और शरारती निगाहों से दोनों को देखा। ललिक ने यूशी की आंखों में देखा। इसने पसंद बदलने पे मुझे मजबूर कर दिया। तुम लोग हैरान होगे कि मैं किसी शख्स की इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। हर गुज़रते दिन के साथ इसने मेरी सोच बदली। ही इज़ सो स्पेशल। चलो अब तुम लोग नज़र मत लगा देना। उसने गहराई में जाने से पहलू बदला। सब खुद ही बोल लेंगी। ये नाचीज़ कुछ न बोले। अब की बार पूरे इस्तेहकाक से यूशी ने उसके शाने पे बाजू फैलाया। बस अब ये सीरियस हो जाएगा। उसे मुस्कुराहट फैलाकर उसे आंखें दिखानी चाहिए, पर किसे फ़र्क पड़े। जिस तरह ये मुझे नापसंद करती थी, मैं भी इनको नापसंद ही करता था, पर हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर दिल में मौजूद था। हमदर्दी लफ्ज़ मुनासिब है। और फिर मुझे हीरो बनकर इनकी ज़िंदगी में शामिल होना पड़ा, पर यह विलन बनकर आई थी। पर बहुत जल्द हम दोनों को गलतियों का एहसास हो गया। जितनी ये सख्त बनती हैं इतनी नहीं है। सबका ख्याल रखना जानती हैं। आहिस्ता आहिस्ता अच्छी बहू की तरह ससुराल वालों का दिल जीत लिया। और बचा मैं। मोहब्बत तो बीवी से ही होती है। मुझे भी हो गई। जब से कहते हुए वो उसके कंधे पे वज़न डालता गया। लाली की बेसाख्ता निगाह माहिदा पे उठी, जो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी। वो जो हमेशा साबित करने पे तुली थी कि यूशी पहले से मोहब्बत करता था, आज सारा भरम पानी पानी हो गया। लाले को तो भाभी से मोहब्बत बहुत ही जल्दी हो गई थी। शिज़ा और बुरैरा की मौजूदगी में मुज़म्मिल की ज़ुबान आज कुछ लगाम में थी। दरमियान में फिर भी वो बोल पड़ा। तुम तो मेरी सौतन हो, सब मालूम ही होगा। लालिक ने फ़ौरन कहा। उसने फ़ख्र से सीना चौड़ा किया। माहिदा ने हील उसके पैर पे मारी। कैसी जंगली बीवी मुझे मिली है, वो बड़बड़ाया। तुम ही मरे पड़े थे शादी के लिए। अब जंगली बोलकर मेरे दिमाग की फकी मत घुमाओ। दबे दबे गुस्से में वो दू बदू बोली। मुज़म्मिल की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यूशी को तो तुमसे बहुत मोहब्बत है लालिक। तुम्हें इससे कितनी मोहब्बत हुई? खामोश बैठी बुरैरा ने सवाल किया। वो शायद पहली बार बोली थी, पर जब बोली तो लालिक का चेहरा सफ़ेद पड़ा। बुरैरा की निगाहों में कुछ पोशीदा था। लालिक ने गिल्टी निकली। यूशी ने उसकी हालत समझते हुए मौजू बदला। केक आ गया, वो काट लेते हैं। दूर से वेटर केक लाता दिखाई दिया। बुरैरा ने सर झटका। मौजू कामयाबी से टाल दिया गया। वाह। दोनों ने साथ केक काटा। यूशी का मूड बहाल हो चुका था। लालिक पे अब वो भारी पड़ चुका था। अब वो खुलकर मोहब्बत जाहिर करने लगा था। थक गया था उस कांटों भरे सफ़र में, तन्हा दौड़ते दौड़ते। शायद इस तरह लालिक को उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाता। वो उसके लिए कितनी अहम है, शायद वो समझ जाती। एक दीवार ऐसी हाल थी जो सिर्फ लालिक की वजह से गिर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ खानजादी हवेली में बंद कमरों में अलग माहौल था। सब सोने के लिए लेट गए थे। मिकाल आउट ऑफ टाउन था। सबूर सुनहर के कमरे में आ गई थी। लालिक, जिसने शादी के बाद कभी व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाए, आज जानबूझकर अपनी और यूशी की तस्वीर अपलोड कर दी थी। दोनों तरफ से एक दूसरे के नंबर डिलीट नहीं किए गए थे, ना ही ब्लॉक, पर कभी रब्ता किसी ने करने की कोशिश की, ना ही किसी की ऐसी ख्वाहिश थी। अम्मी ये देखें, आपकी भतीजी कैसे मज़े से रह रही है। शादी की सालगिरह मनाई है आज। टहलते हुए उसने मोबाइल उनके सामने किया। मोबाइल थामकर वो सोफ़े पर टिक गई और गहरी कीना परवर निगाहों से उसकी तमाम तस्वीर का सिटी स्कैन किया था। फिर नाक भवें चढ़ाई। हाय हाय, ये तो बड़ी खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। कंगले यूशी भाभी से शादी करके भी लॉटरी का टिकट निकल गया।
तबसरा करते हुए तनफ़्फ़ुर भरी निगाहें अब तक तस्वीर पे जमी थी, जिसमें खानज़ादी सियाह रंग के लिबास पे खिलती मुस्कुराहट के साथ यूशे का बाजू थामे हुए थी और वो पुरतपिश निगाहों से बीवी की तरफ देख रहा था। यह शिद्दत सबूर बेगम की सिटी स्कैन करती निगाहों से मख्फी न रह सकी। नफ़रत की आग ने उन्हें मज़ीद सुलगाया था। कमबख्त न जाने किस चमड़ी से बनी है, किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। नसीब बड़ा अच्छा है, दौलत हर जगह इस पे बरसती है। उनको मालूम पड़ चुका था खान फैमिली के अब हालात बहुत बेहतर हो गए। नख़वत से वो कहती गई, मुझे तो यूशे मियाँ की फ़िक्र थी, साथ ख़तरा भी सताता था कि बेवा होकर वापस यहाँ न चली आए। बड़ी मुश्किल से उसकी मनूसियत का साया मैंने अपनी बच्ची पे से हटाया था। पहले माँ बाप खा गई, अब शौहर भी मर जाता तो। इजहार नफ़रत भी उरूज पे था। अस्तग़फिरुल्लाह अम्मी, ऐसी बातें आप कैसे कर लेती हैं? वो चली गई, अब उसका इस घर से किस्सा ख़त्म हो गया। सुनहर ने मुंतशिर धड़कनों पे काबू पाते कहा। अम्मी भी अजीब ही किस्म की बातें करती थी, अक्सर वो उकता जाती थी। इस मनूज को तुम्हारे लिए इस घर से निकालने के लिए इतनी मेहनत की और तुम मुझे बातें सुना रही हो। इसे देखो कितने सुकून से जी रही है। इधर इस कमबख्त MNA ने मेरा जीना अजीरन कर दिया है। वो तंदीर से रवानगी में कहती गई। MNA से आपका क्या ताल्लुक़? सुनहर जूम करके उसकी तस्वीर देखने में महूर थी। माँ की बात सुनकर माथे पे बल पड़े और व्हाट्सएप से बाहर निकली। अरे उस MNA के बेटे के ज़रिए ही तो लाली को क्लब में फंसाया था। उस वक्त उस MNA ने एक डिमांड की थी, मैंने पूरी कर दी। अब फिर वो एक फ़ाइल निकाल के निकलवाना चाहता है। मैंने इनकार किया तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो जज्बात की रौ में एकदम ही बोली। सुनहर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो हक दक सी खड़ी हो गई। अम्मी, क्या किया था आपने? लालिक सच कह रही थी, क्या आपने उसे फंसाया है? वो शॉक्ड रह गई। उस बेचारी ने तो वैसे ही बोल दिया था। मैंने जो किया था तुम्हारे लिए क्या? वेटर ने जानबूझकर उसके ड्रेस पे कोई चीज़ गिरा दी, फिर उसे वॉशरूम का गलत बताया। वो बेवकूफ़ चली भी गई। बड़े फातिहाना अंदाज में वो उसे हकीकत से गोश गुजार करके, जबकि सुनहर को 440 वोल्ट का झटका लगा। अम्मी ये क्या किया आपने? जो भी हुआ वो एक लड़की थी, आपने कैसे उन लड़कों के पास उसे भेज दिया? वो काम गई। हाँ, कहती थी लालिक भाड़ में जाए, पर ये सुन के धचका ही लगा। अब तुम माँ से सवाल करोगी? तुम ही मिकाल के लिए मरे जा रही थी, उसकी हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं। भूलो मत, वो मिकाल की अपनी दोस्त से शादी करवाना चाहती थी। आपको डर नहीं लगा? अगर मिकाल को पता चल गया तो वो एक सेकेंड नहीं लगाएंगे मुझे छोड़ने में। अम्मी, आपने ये क्या कर दिया? वो खुद ही शहरयार के चक्कर में उल्टा सीधा करके खुद को फंसा लेती, जैसे उस दिन फंसा लिया था। आपको इतना नाम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी। कौन सी दुश्मनी उससे निकाल रही हैं? और जो फाइल्स चुराई उसका मलबा भी 2 दिन बाद आपने लालिक पे डाल दिया था। ओह माय गॉड! हैरान कुन इंकशाफ अपनी माँ के मुंह से सुनने के बाद वो सर पकड़ चुकी थी। लेमन रंग के सूट पे वो सफ़ेद पड़ रही थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, साथ वो कड़ियाँ जोड़ने लगी। यही कहा था ना कि MNA के बेटे के साथ दोस्ती थी। जब ही उसके बाप के कहने पे उस तक फाइल्स पहुंचा दी और सब ने यकीन भी कर लिया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और गिरने के अंदाज में बेड पे बैठ के सबूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मिकाल जब आएगा उसके पास जो फाइल्स होंगी मिराज मील से डील की, वो तो मुझे ला कर दोगी। वो खड़े होकर उसके पास आई। क्या सफाक औरत थी वो! सुनहर हैरान रह गई। हरगिज़ नहीं, मैं किसी गलत काम में आपका साथ नहीं दूंगी और मिकाल को धोखा तो हरगिज़ नहीं देने वाली। वैसे ही लाली के साथ इतना कुछ हमने जो बुरा किया है, ये गिल्ट अब मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। आपको उससे नफ़रत थी ना? मेरे दिल में क्यों उसके लिए नफ़रत भरी? मैं भी तो बच्ची थी, माँ के नक्शे कदम पे चलने वाली। आपने ही मुझे गलत रास्ता दिखाया। कुछ पाने के लिए हर हद तक गुजर जाने वाला, चाहे फिर इस दरमियान किसी मासूम का कितना ही नुकसान हो। वो चीख उठी। हवास सल्ब होने लगे। शादी के बाद से ही वो बेसुकून रहने लगी थी। उसे लाली के लफ्ज़ याद आते थे, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। हो खुदा! उस जुमले की गहराई अब सुनहर ने महसूस की थी। ठीक है, तुम मत करो, फिर वो खपती MNA तुम्हारे शौहर के सामने हमारी पोल खोल देगा। वो आराम से बोली। उसका मुंह माँ के तेवर देखकर खुला ही रह गया। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। वह हवा से मुअत्तल फिर हिज़यानी से चिल्लाई। बेटा, आखिरी बार, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं कहूँगी।
उन्होंने नरमी अपनाते हुए समझाना चाहा। उस एमएनए का बंदोबस्त कर दूंगी। वो प्यार से उसके बाल चलाने लगी। वो फूट फूट कर रो रही थी। आप कैसे उस आदमी तक पहुंच गई? आंसू पोंछ कर सवाल किया। तुम अपनी माँ को हल्के में क्यों लेती हो? मैं कोई अनपढ़ औरत नहीं हूँ। महमूद भाई की बहन हूँ। उनके अपनी ज़िंदगी में किस किस से ताल्लुकात थे, उन सबको मैं जानती हूँ। ये मैंने एक ज़माने में उनका जानने ही वाला था। रसानी से कहकर उन्होंने उसे खुद से लगाकर दिलासा दिया और फिर कमरे से चली गई। सुनहर के अंदर जब से गिल्ट पैदा हुआ, लैलिक से नफ़रत या जो एक चिढ़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। पर आज जो उसने सुना उसके बाद वो डर चुकी थी। मिकाल से दूर जाने का डर। हकीकत खुल गई तो अंदाज़ा था वो जज्बाती किस्म का शिद्दत पसंद इंसान। तलाक के बोल उसके मुंह पे तमाचे की सूरत में मारकर उसे ज़िंदगी से बेदखल कर देगा। डिनर के बाद वो घर आ गए थे। रात के 2 बजे थे। फ्लैट में जहाँ पूरी खामोशी सांस भर रही थी, वहीं किचन में खड़े 2 नफूस अपनी कार्रवाई में मगन थे। यूशे, ये इतना सारा नहीं डालते, हटो पीछे, तुम बस काम ख़राब करने आ जाते हो। उसको कोहनी से पकड़ के लैलिक ने हटाया और बेकिंग पाउडर की शीशी बंद करके एक तरफ रखी। फिर बैटर मिक्स करना शुरू किया। वो उसके नज़दीक ही साथ ही हथेली स्लैब पे जमा कर खड़ा था, खफीफ से तासरात लिए। कभी बैटर को देखता, कभी बेगम को। मैं बस मदद कर रहा था। डार्लिंग, तुम्हें मैंने मदद के लिए बुलाया? बैटर में उंगली डालकर उसने यूशे को देखा। बुरा सा मुंह बनाकर यूशे की निगाह उसके हाथ में मौजूद सिया पत्थर अंगूठी पर पड़ी। ये कब ली? उसे तजस्सुस हुआ। वो उसकी ख़रीदारी के बारे में सवाल तो नहीं करता था। कुछ दिन पहले ही, उन पैसों को जमा करके जो तुम मुझे देते हो। उंगली पे लगा बैटर उसने यूशे के गाल पे लगा दिया। हल्की बैटर उसके चेहरे का हिस्सा बन चुकी थी। पुरकशिश आंखों में हैरत उभरी। उसने फ़ौरन गाल छुआ, सर झटका। फिर मैं मजाक करूँगा तो बुरा लग जाएगा। उसके खफीफ लहजे पे वो हंस पड़ी। तो फिर सारे हक तुम मुझे दे दो। उसकी भूरी आंखों में आंखें डालकर इस्तेहकाक से कहा। वो मेस्मराइज हुआ। ये सुरमई आंखें किसी को भी घायल कर सकती थी। अपनी बात मनवाने के लिए सारे गुण खानजादी में मौजूद थे। खान साहब, बाउल रखकर वो पलटने लगी, पर वो उसके सामने खड़ा टस से मस ना हुआ। आँच देती निगाहों से देखा। आई एम सॉरी, मैं कुछ ले ही नहीं सका। ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले शर्मिंदगी से कहा। इट्स ओके यार, वो आराम से बोली और उसे साइड किया। बेकिंग ट्रे निकाली और उसमें सारा मिक्सचर डालकर अवन में टाइम सेट करके रख दिया। अब दोनों ही केक के इंतज़ार में डाइनिंग की कुर्सियों पर करीब करीब बैठे थे। यूशे की निगाहें उसकी उंगली में मौजूद पत्थर पे थी। उसने पत्थर को छुआ। लैली गायब दिमाग से अवन देख रही थी। उसके छूने पे फ़ौरन चौंकी। साल पहले इस दिन मुझे ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगी थी। मुझे मेरा फ़ैसला गलत लगा था। खुद को आपके काबिल नहीं समझता था। और अब हम साथ हैं। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। जो गुमान था वो हुआ नहीं, जो सोचा नहीं वो हकीकत में होता चला गया। कहते हुए वो मुस्कुराया। लैलिक सर टेबल पर रखकर थोड़ी के नीचे हाथ टिकाकर उसे सुनने लगी। निगाहें यूशे की मुस्कुराहट पर मरकूज़ थी। उसका हाथ अब यूशे के हाथ में था। वो उंगली पे कुछ लिख रहा था। मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता जिसमें आप शामिल ना हो। झुककर उसने लैलिक के बालों पे बोसा दिया। कायम हुए फिस्सों में दिलों की धड़कन गूंज रही थी। यूशे की कहानी का मरकज़ी किरदार खानज़ादी है, विलन हो या हीरोइन, पर मेरी ज़िंदगी अब आपके गिर्द है। अब वो उसके कान पे सरगोशियाँ कर रहा था। लैलिक पलके बिछाए आंखें मूंद कर सुनती गई। आज वो कितनी ही देर सरगोशी नुमा अंदाज में गुजरे दिनों की बाबत उसे अपने ख्यालात बताता गया था, पर लैलिक ने बात काटना मुनासिब नहीं समझी। वो अब उसे रोक नहीं पा रही थी। वो शिद्दत से उस पर हमला कर रहा था। वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। वो अब उसके गिर्द मोहब्बत का जाल बुनने लगा था। पर वो लड़की जिसने कसम खा रखी थी दोबारा मोहब्बत ना करने की, क्या वो कसम तोड़ देती? यूशे को किस बात की सज़ा दे रही थी? 25 मिनट तक वो उसके करीब था, सिर्फ अपना हाल बता रहा था और एक हाथ से उंगलियां उसके बालों में चला रहा था। लैलिक ने आंखें बंद रखी। पानी के कतरे आंखों में जमा हो रहे थे। 25 मिनट बाद पीछे हटा और चेयर पे पुश टिका ली। केक बेक हो गया था। आप निकालेंगी या मैं?
पुरसुकून अंदाज में उसने कहा। उसने सर उठा के ज़ख्मी निगाहों से उसे देखा और फिर किचन में चली गई। कुछ लम्हे बाद किसी ख्याल के मातहत वो किचन में गया था, पर उसे महसूस हुआ कि वो रो रही है। फ्रिज से उसने ठंडी बोतल निकाली थी, तभी वो सिसकी। बेकिंग ट्रे से उसका हाथ जला था। उसने एहतियात से केक निकाला था पर वो ग्लव्स पहनना भूल गई थी। यूशे एक हाथ में बोतल पकड़े उसके पास आया। यूशे को नज़रअंदाज किए वो सर झुकाए, शायद खुद पे जब्त कर रही थी। लालिक, नरमी से किसी ने जैसे कानों में सूर फूंका। तड़प के उसने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गया और बोतल काउंटर पे रख के उसे खुद से लगाया। क्या हुआ? क्यों इस तरह मुझे परेशान करती हैं? वो उसके हमेशा की तरह बाल सहलाने लगा। ये नरम गरम सा एहसास लैलिक का खाली दिल भर दिया करता था। कोई तो था जो उसकी परवाह करता था, उसके आंसू देखकर सवाल किया करता था, गले लगाकर तसल्ली देता। वो हिचकियों से रो रही थी। अगर मैं मर गई तो तुम मुझे याद करोगे? मैं अपने मॉम डैड के पास चली जाऊंगी तो याद करोगे यूशे मुझे? मेरी जगह तुम किसी और को बीवी बनाकर तो नहीं लाओगे ना? पानी से लबरेज आंखें और टूटा हुआ बिखरा सा ज़ख्मी लहजा। उसके सवाल पे यूशे का दिल कांप गया। सख्ती से उसे भींचा। रेशमी बालों से उठती शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। उनकी नरमाहट महसूस की। हर वक्त फिजूल बकवास आपने करनी होती है। कहाँ से मरना मराना याद आ गया? खफगी और गुस्सा एक तरफ रखे वो बोला। उसका माथा हाथ के पुश से छुआ। शायद बुखार सर पे चढ़ गया हो। हाथ से आंसू साफ किए। तुम्हें साथ लेकर मरूंगी अब तो। फ्लैट की 100वीं मंजिल से छलांग लगाएंगे। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसने बरहमी से कहा। माहौल की संजीदगी ज़ाहिर करने का तरीका। अस्तगफिरुल्लाह। वो मशकूक निगाहों से उसे देखने लगा। बात गोल मत करें, बताएं क्यों रो रही थी? कोई बात है जिसे मैं लाइल्म हूँ और मेरे इल्म में होनी चाहिए? वो फ़िक्रमंद था। ऐसे कैसे वो इतनी बड़ी बात कर रही थी? पता नहीं मुझे क्यों अचानक रोना आता है। आई डोंट हैव एनी रीज़न। सर झुकाए वो कहने लगी। आंसू तेज़ी से फिसल कर फर्श पर गिरे। मुझे देखे? उसने उसकी थोड़ी उठाई। उसके भीगे चेहरे को देख वो हौले से मुस्कुराए गया। हंसते हुए वो कम उसके दिल पे गज़ब ढाती थी, जो रोते हुए भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। यूशे के दिल का हाल जान लेती तो कभी उसके सामने न रोती ना ही हंसती। सब कुछ ठीक है, रोने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वो हिसाब ज़रूर लेगा। अपने साथ लगाकर उसने उसकी पीठ थपकी। वो उसके बाजू से चेहरे लगाए आंसू पीने की कोशिश करने लगी। सब ठीक है। सॉरी, मैं शायद थकन की वजह से इमोशनल हो जाती हूँ। वो झिझक कर संभलते हुए दूर हटी। यूशे ने हाथ लपेट लिए। इंसान जब तन्हा पड़ता है तब उसकी ये हालत होती है। हम दोस्त हैं ना, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं। जो भी फील करती हैं मुझे कह दिया करें। कहने सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है। सबके सामने हंस बोल लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप अंदर से भी खुश हैं, वो समझाते हुए बोला। लैलिक ने नज़रें चुरा के सर हिलाया और गरम केक पे छुरी चला दी। छोटा सा केक बेक किया था, बस रात के इस पहर शौक चढ़ गया था। केक का ट्रे उसने यूशे की जानिब बढ़ाया। थैंक यू। भीगे चेहरे पे मुस्कुराहट दराई। यूशे ने टुकड़ा थाम लिया। इतना सादा सा केक, मुझे लगा आप इस पे कोई नक्श निगारी बना देंगी। आखिर को डिज़ाइनर जो ठहरी। वो मुस्कुराकर उसे छेड़ने लगा। लैलिक ने उसे आंखें दिखाई। ऐसे आंखें बड़ी मत किया करें, मुझे खौफ आता है। वो मज़ीद ज़िद करने लगा। स्टूपिड, इडियट, जाहिल गंवार, वो खुलस कर बोली और हंस पड़ी। तुम कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हो। बच्चे फिर भी क्यूट लगते हैं, पर तुम कुछ ख्याल करो। वो किचन समेटने लगी। फिर वो बहुत देर तक बोलती रही और यूशे उसकी सुनता रहा। कभी आस्तीनों को झुंझलाकर ऊपर करती तो कभी पोनी से निकलते बाल कान के पीछे उड़स लेती। फिर बोलते बोलते यूशे की जानिब पलट कर उसे देखती। कभी यकीन दहानी करती कि वो सुन भी रहा है कि नहीं, और यूशे को हमेशा अपनी जानिब मतवज्जा ही पाती थी। धीमी सी मुस्कुराहट और अनोखी चमक आंखों में लिए उसे देख रहा होता। चलिए, यूशे ने दरवाजे से हटकर रास्ता बनाया। नहीं, पहले आप। वो महजूज होने लगी। लेडीज़ फर्स्ट प्लीज़। उसने बाजू खोल के रास्ता दिखाया। पहले आप चलिए। वो अलग मूड में चली गई थी। यूशे ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए तो उसने हड़बड़ा के उसे दूर धकेला। जाओ तुम।
उसके अचानक कहने पे यूशे का छत फाड़ के कहा छूटा और फिर ललित का। दोनों अपने बचपने पे हंसते रहे, पर जब ललित का हंसना बुलंद हुआ तो यूशे की मुस्कुराहट सिमट गई। तफक्कुर से उसने उसके मुंह पे हाथ रखा। वो आंखें बड़ी के उससे सवाल करने लगी, चलिए इससे पहले सब जाग जाएं। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने साथ लिए कमरे में बढ़ गया। सो वो दोनों ऑफिस के लिए साथ निकल रहे थे। न जब दरवाजे पे आई, किचन के बराबर में ना एक कमरा है और बदकिस्मती से वो मेरा कमरा है। हर वीकेंड की रात पर आप दोनों जो किचन में खटर पटर करते हैं, मैं शदीद डिस्टर्ब होती हूँ। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, जो जिन भूतों की तरह आप दोनों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। खुदारा हम मासूम शरीफ लोगों पर कुछ रहम कर लें। नजफ यूशे को उसका वॉलेट पकड़ाने आई थी, जो वो नाश्ते की टेबल पर भूल गया था, और एक सांस में ठहर ठहर कर बोलती गई, मीठे मीठे नंद वाले तंज। ललित को हंसी आई। वो दोनों ढीठ शर्मिंदा होने के बजाय हंस पड़े। क्यों हमारी खुशियों को नज़र लगाती हो? यूशे ने आंख दबाई। भाई ते पोया चित्ता पे बशपातो जोरू गुलाम शो। भाई, आपको पता है आप बिल्कुल जोरू के गुलाम बन चुके हैं। उसने पैर पटका। ये कौन सी गालियाँ निकाल रही हो तुम अम्मी? ललित ने चुपती निगाह से उसे देखा। नजफ सर पे हाथ मार के अंदर चली गई। क्या बोल के गई है ये? उसकी शाकी निगाहें फ़ौरन यूशे पे गई। वो कह रहा था कि भाई तुम्हारा बीवी बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, पख्तून लहजे में कहकर वो सरहद से बाहर निकला। ललित खुले मुंह के साथ परेशानी से बाहर आ गई। तुम होगे बेवकूफ़, तुम्हारा पूरा ख़ानदान बेवकूफ़, हम बेवकूफ़ नहीं है। उसे लहजे में गुस्से से सुलग कर जवाब दिया। हाँ, सब बेवकूफ़ है सिवाय महान खानज़ादी साहिबा के। वो अबरू चढ़ा के कहता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। वो ऑफिस में मौजूद शादमानी की अगली कलेक्शन के लिए ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही थी। मज़हर के ऑफ़र के बावजूद उसने अभी तक अपने नाम से ड्रेसेस डिज़ाइन नहीं किए थे। अभी तक वो शादमानी के लिए ही काम कर रही थी, और अब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ लगी थी, जिसका उसे अरसे से इंतज़ार था। महक की बर्थडे पार्टी को इस बार अलग तरह ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था। शादमानी के तमाम जूनियर डिज़ाइनर के दरमियान एक कंपटीशन मुनक्कद किया जा रहा था, और जो भी ये कंपटीशन जीतता उस डिज़ाइनर के नाम से अलग कलेक्शन शादमानी निकालता। 3 विनर्स निकाले जाने थे, और महक की बर्थडे पार्टी में उन डिज़ाइनर के साथ शादमानी की अगली समर कलेक्शन की लॉन्चिंग थी। ललित जानती थी महक की बर्थडे पार्टी मतलब शहर के सारे बड़े लोग मधु होंगे, और ख़ासकर उसके अपने मेके वाले। ये कंपटीशन वो हर हाल में जीतना चाहती थी, बगैर किसी की करम नवाजी के। अपना नाम दुनिया के सामने लाने का अच्छा मौका था। तुम वेस्टर्न थीम रख सकती हो, उसमें ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे। ज़्यादातर कुलीग्स ने वेस्टर्न थीम ही लिया है, यही कंपटीशन का हिस्सा होगा। सुनहरे बॉब कट बालों को एक हाथ से रोके, दाएं हाथ की हथेली ललित के टेबल पे जमाए, महक ने मशवरा दिया। नहीं, मैं ईस्टर्न थीम ही रखूँगी। हमारे मशरक़ी लिबास में बहुत वैरायटी है, और मुझे यकीन है कि मेरी थीम सबसे अलग होगी। वो सर उठाए मुस्कुराई। उंगली में ग्रेफाइट पेंसिल दबा रखी थी। पुरएतमाद अंदाज। महक मुतासिर हुई। बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहती हूँ तुम जीतो। शादमानी के साथ तुम्हारा नाम जब जुड़ेगा तो अच्छा लगेगा। उसका गाल थपथपाकर वो पलट गई। ललित ने उसे जाते देखा, फिर गर्दन चटखाई। बेजा काम की थकावट। लाउंज में टेबल पर पैर टिकाए, गोद में लैपटॉप रखे, लापरवाह से अंदाज में गूगल पे न जाने क्या सर्च कर रही थी। शीशे की दीवार से पर्दे अलग किए हुए थे। सूरज के ढलने का वक्त था। इमारतों से टकराती गहरी जर्द रोशनी फैल रही थी। लैपटॉप बंद करके उसने आंखें पूरों की मदद से दबाकर खिड़की के पार आसमान की जामुनी सतह को देखा। क्या सोच रही हैं? अकब से यूशे की आवाज़ पे वो चौंकी और सीधी हुई, पैर फर्श पर गिरा ली। यूशे ने गर्म चाय का भाप उड़ाता मग हाथ में ले रखा था। ललित के कप की जानिब हाथ बढ़ाने पे यूशे ने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ घूंट भरा। अपने लिए खुद बना ले। होठों से कप जुदा किया। वो दांत पीस के उसे देखे गए, फिर वापस बाहर देखा। अगर मैं अपने नाम से एक ब्रांड लॉन्च करूं तो क्या नाम रखना चाहिए? लड़ाई का कतन मूड नहीं था। बीबी, पहले कंपटीशन तो जीत जाए। दूसरा घूंट भरा। बायां हाथ ट्राउज़र की जेब में उड़स के शीशे की दीवार तक पहुंचा। तुम क्या चाहते हो? मैं आंटी का नया गुलदान तुम्हारे सर पे फोड़ दूं?
मुझे आपसे यही तवक्को है। मेरी माँ को एक फूलों से भरे गुलदान का शौक़ है। मजाल है जो आपको ही सही सलामत छोड़ दे। सुना था लड़कियाँ घर बसाने के लिए जली कटी बातें बर्दाश्त कर लेती हैं। वो चेहरे पर मसनूई संजीदगी लाकर बोला। अब मैं नई रिवायत लिखूंगी। लड़कियाँ पागल नहीं हैं। अपने बाप का घर छोड़ कर आएँ और तुम मर्द उन्हीं को बातें सुनाते रहो। वो भी पटरी से उतरने लगी। यूशे महजूज हुआ, सर को जुम्बिश दी और बाजू शीशे से टिकाकर घूंट भरने लगा। पहले ये बताएं, आप पे मैंने कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं। मासूम बनने की कोशिश ना किया करें। फंसाया तो मुझे गया था। क़यामत वाले दिन साबरीन लोगों में मेरा शुमार होगा। उसे मज़ीद जिद करते हुए वो सोफ़े पे आके बैठ गया। घुटनों पे कोहनी जमाकर कप पकड़ा हुआ था। यार तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो शक्ल क्यों नहीं अपनी गुम कर लेते। आ गए हो दिमाग ख़राब करने, खाना ख़राब का बच्चा। लैपटॉप खोलकर मगन अंदाज में वो मूड बिगाड़ के एक जस्त में बोली। आखिरी बात पे यूशे के हलक में चाय से फंदा ही लग गया। मतलब भी पता है इसका। हैरत क्या होनी थी, फिर भी सवाल किया। उसने इत्मीनान से नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे खांसने से पता चल गया कोई गाली वाली होगी। आंखें छोटी करके वो मुस्कुराई। यूशे ने सर झटका। मजाल हो जो ये औरत बाज आ जाए। लालिक खाली कप टेबल पे रखकर वो जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। क्या है? झुंझलाकर सर उठाया। मैं कह रहा हूँ लालिक नाम रख लें। वो संजीदा था। लालिक ने बालों में हाथ फेरकर उसे देखा। अपना नाम ही उठा के रख दूँ? वो चिड़ी। मैं लालिक नहीं लालिक कह रहा हूँ। उसने फिर अंग्रेज़ी में हुर्फ बताए। बात तो एक ही है ना? वो मानी नहीं। हाँ, पर इससे अच्छा नाम और कोई नहीं होगा। लालिक एक रंग का नाम भी लगता है और फूल का भी। कदम उसकी तरफ बढ़ाकर पास पहुंचकर उसने लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दी। गैर मामूली से अंदाज में एक अबरू ज़रा सी उठाए संजीदा अंदाज में कहना शुरू किया। वो सर उठा के उसे तक रही थी। लालिक के मायने मुतासिर कुन, तख्लीकी, फ़नकार के हैं। ट्रूली एम्बिशियस। लालिक नाम मजबूत शख्सियत की अक्कासी करता है। वो लोग जो मायूसियों से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं, काफ़ी हौसलामंद, अपने मकसद की खातिर बहुत फोकस्ड। वो चेहरा उठाए उसे देख रही थी जो खिड़की के बाहर निगाहें उफ़क़ पे टिकाए ठहर ठहर कर बोल रहा था। इख्तिताम पे लालिक की आंखों में देखा। वो हल्के से हंसी। सीरियसली? तुमने तो मेरी ज़िंदगी का मरकज़ी ख्याल बता दिया। काफ़ी मालूमात रखी हुई है मेरे नाम के मुताल्लिक। मशकूक निगाहों से यूशे को देखा, जिसे उसकी बात से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, साउंड्स इंटरेस्टिंग। लाली के रख लेते हैं। और हाँ, मैं ही ये जीतूँगी। खड़े होकर लैपटॉप उठाया। एंड थैंक्स फॉर रिकमेंडेशन। उसका गाल थपक के वो आगे बढ़ी। दुपट्टा सोफ़े पे ही रह गया। हाँ, ये दुपट्टा गले में डाल दो। झुककर कप उठाने के बाद नज़र दुपट्टे पे पड़ी। दोनों हाथ चीज़ों से भरे थे। यूशा ने तवक्कुफ़ से सांस भर के दुपट्टा मुट्ठी में जकड़ा और उसके शानों पर फैला दिया। उसके जाने के बाद यूशा ने एलसीडी ऑन कर ली थी। बर्थडे पार्टी महक की थी, पर उससे ज़्यादा खुश लाले खानज़ादी थी। कंपटीशन में 3 विनर के शुमार पे वो दूसरे नंबर पे अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई थी। अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ यूशा के मुंतज़िर लाउंज के दरमियान वो सख्त बेजार सी खड़ी थी। मैरून रंग उसने निकाह वाले क़यामत खेज़ दिन के बाद दोबारा नहीं पहना था, पर आज मैरून रंग के घुटनों से एक बालिश ऊंचे टॉप पर प्रिंटेड टिश्यू के कपड़े का ऊपर से कोट था और मैरून रंग का ही चौड़े पांचों का फ्लेयर जेब तन था। अपनी मम्मी का प्रिंटेड टाइप के बंद गले के ऊपर गिरा था। बालों को स्टाइल देकर नीचे से कलर करके छोड़ा गया था। नाजुक सा ब्रेसलेट और उंगली में सियाह पत्थर वाली अंगूठी चमक रही थी। नजफ़ के आते जाते निगाहें उसकी पेंसिल हील पर जमी थी। मजाल हो जो ज़रगुना उसे लंबी हील्स दिला दे। हल्के फुल्के मेकअप के साथ होठ डार्क शेड की लिपस्टिक से मज़य्यन थे और रास्ते में सफ़र के लिए खूबसूरत से शॉल को हाथ में थाम रखा था। साथ ही नीचे कैब वाला उनका मुंतज़िर था। यूशे, इतना औरतों को तैयार होने में टाइम नहीं लगता जितना तुम लगा रहे हो। बोला भी था ऑफिस से जल्दी आना। अब वो इंतज़ार में खड़े गुस्सा कर रही थी। चच्ची और ज़रगुना किचन में थी। उसकी तैयारी देख दोनों को चुप लग गई थी। लग तो वो खूबसूरत रही थी। अपने बेटे के लिए वो ऐसी ही बहू लाना चाहती थी।
लालिक से शुरू में बदगुमानियाँ थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। बस लालिक का अंदाज़ कभी कभी चुभता था, जिस पे सब खामोश रहते। अब उनके ख़ानदान में बहू बेटियाँ इस तरह के लिबास में कभी घर से बाहर ना निकली हो, पर उनकी बहू तो सबसे अलग थी। घर में सुकून था, वो यूशे के साथ खुश थी, उनका बेटा खुश था। फिर बस यही बातें थी जो ज़रगुना को खामोशी बरतने पर मजबूर कर देती थी। लालिक, सर ढक के घर से निकलना, ज़रगुना ने तीसरी बार उसे याद दहानी करवाई। दोनों देवरानी और जेठानी किचन से निकलकर लाउंज में ही जमा हो गई थी। जी आंटी, पलटकर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? वो कुछ कंफ्यूज्ड दिखाई दी। ज़रगुना मुस्कुराई और चची की ज़ुबान को खुजली हुई। ये तो तुम अपने मियाँ से ही पूछना, वही बताएगा। वो अबरू उठाकर बोली। लालिक रस्मन झेप गई। वैसे हमारे ख़ानदान में औरतें ऐसे लिबास नहीं पहनती। माइदा के निकाह में जो जोड़ा पहना था वैसे ही कुछ देख लेती। चच्ची उसे टोके ना, ऐसा हो सकता है? चच्ची, वो माइदा का निकाह था, ये बर्थडे पार्टी है। और वैसे भी आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अपना और आपका मूड कतन बर्बाद नहीं करूँगी। और लैली खामोश रह जाए ये भी नामुमकिन था। मेरे लिबास में कोई ख़राबी नहीं। आपके प्यारे दुलारे चहीते से पूछ कर ही लिया था ये। वल्लाह आलम, ये सच था भी कि नहीं? 2 मिनट खामोशी रही। चच्ची ने पहलू बदला। हमारा बच्चा तो बीवी के आने के बाद सब भूल गया है। चच्ची ने लापरवाही से लटमार अंदाज अपनाया। उसने गहरी सांस भरी और वॉल क्लॉक को देखा। यूशे, मैं जा रही हूँ, तुम अपने वलीमे की तैयारी करके आते रहना। झुंझलाकर फिर आवाज़ दी। सामने से वो कमरे से निकलता हुआ चला आ रहा था। जल्द से सेट किए गए बाल, 3 पीस सूट, हाथ में कोट डाला हुआ और उसी हाथ की उंगली से दूसरे हाथ के कफलिंग्स बंद कर रहा था। वजीह यूशे खान, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? देर से भी गए तो क़यामत नहीं आ जाएगी। पास आते ही झुंझलाकर हाथ आगे क्या था उसकी तैयारी पे से निगाह हटाने के बाद लालिक ने जल्दी से कफलिंग्स बंद किए। ज़रगुना उन दोनों के पास आई और लाल मिर्चों से दोनों की नज़र उतारी। लालिक ने अजीब सी निगाहों से उन्हें देखा। बेटा, नज़र लग जाती है और तुम वैसे भी बाल खुले रखती हो, एहतियात किया करो। ज़रगुना के हाथ में मिर्ची अब मुकीद थी। लालिक के चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। मुस्कुराहट दबाकर यूशे को देखा जो हंस रहा था। हूबहू समर्न हील्स पहनकर वो बिल्कुल उसके बराबर खड़ी थी। अम्मी, अब इनको जला मत दीजिएगा, घर में धुआं भर जाएगा। उनके कंधे पे बाजू रख के उसने कहा। ज़रगुना ने कंधे पे चपत रसीद की। ये तुम आजकल की नौजवान नस्ल को क्या इल्म। अल्लाह दोनों को बुरी नज़र से महफूज रखे और कामयाब करे। उन्होंने हाथ बढ़ाया तो यूशे ने सर झुका लिया। उसका माथा चूमकर वो दूर हुई और लैली के सर पे हाथ रखा। फैमिलीज़ और उनके इतने मेलोड्रामास। यूशे, चलो, उसने उसे कोहनी मार के हुर्रा कर कहा। बेसब्र लड़की। ज़रगुना ने कुछ पढ़कर दोनों पर फूंका और लैलिक ने बहुत कोशिश की कि हंसी का गला घोट दे। ये होटल का मंजर था। बर्थडे के मुनासिबत सजावट की गई थी। एक महक के नाम का स्टेज था और उसके अलावा एक फिट ऊंचा छोटा सा स्टेज बनाया गया था जहां शादमानी के साथ तीनों विनर्स के नाम मौजूद थे। गहमा गहमी में हर तरह के लोग वहां मौजूद थे, खासकर इलियट क्लास, शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हों या फिर बिजनेस टाइकून। दाखिली तरफ एक्टर्स एक्ट्रेसेस रेड कारपेट के आगे तस्वीरें बनवा रहे थे। यूशे ने अंदर मौजूद एक तायराना निगाह सुनहरी रोशनियों से चमचमाते उस वसी हॉल में चारों अतराफ घुमाई। इंसानों का शोर बेहद था। हल्की आवाज़ में साथ म्यूज़िक भी बज रहा था। वो पहली बार इस तरह के पार्टी में आया था। वो पठान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था पर तंग जहनियत का मालिक बिल्कुल नहीं था। हर कदम पे लैले के साथ खड़ा था। आज उसकी बीवी अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पे कदम रखने वाली, तो इस मुसर्रत मौके पर वो उसे तन्हा तो छोड़ सकता नहीं था। बीवी जिसके चेहरे से एक पल को मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। लैली को पार्टीज़ वगैरह पसंद थी पर शादी से पहले कभी इस तरह की पार्टी में वो ख़ुद भी शरीक नहीं हुई थी। वो सिर्फ दोस्तों के साथ घूमा फिरा करती थी और जब खान फैमिली का हिस्सा बनी तो मालूम हुआ वो लोग बापर्दा लोग हैं, बहुत कट्टर भी नहीं। शायद कराची में रहते हुए ज़माना गुजर गया था पर पर्दा उनकी ख़वातीन ज़रूर किया करती थी। लैली को अपनी हदूद मालूम थी। वो तो पार्टी के माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी पर यूशे सख्त बेजार था। सीने से ज़रा नीचे तक आती टेबल पे
कोनी जमाए खड़ा इधर उधर देख रहा था। उसकी नज़र मिकाल और सुनैर पर पड़ी। सांस बरामद की, उसने चेहरा नीचे झुका लिया। कुछ देर बाद लालिक उसके पास आई थी। उफ यूशे, मुझे काजल की जगह आंखों में तेज़ाब डाल लेना चाहिए। अजीब किस्म के लोग आए हैं। और ऊपर से सांस ली। वो उसका बाजू पकड़ के करीब हुई और दबी दबी आवाज़ में बोली। यूशे के माथे पे सिलवटें उभरी। मैंने भाई और सुनैर को देखा। दोनों ऐसी क्रिंजी हरकतें कर रहे थे। हाथ में हाथ डाले दोनों घूम रहे हैं। वो मोहतात अंदाज में सामने देखने लगी। यूशे सिर्फ उस पर हंस सकता था। आपको किस बात की जलन हो रही है? वो दोनों मियाँ बीवी हैं। ऊपरी लब उठाकर सहूलत से शाने उचकाए। अच्छा, तो ऐसे एक दूसरे को अजीब निगाहों से तो बंदा भरी महफिल में नहीं देखे ना। वो खफ़त से सुर्ख हो रही थी। यूशे का कहका बुलंद हुआ। आर यू सीरियस? मैं भी तो आपको देखता हूँ, वो हंसते हुए बोला। ललिक से वाकई कुछ भी बईद की जा सकती थी। नहीं, तुम ऐसी क्रिंजी हरकतें नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हो, वो बर्जिस्तगी से बोली। यूशे की भूरी आंखों में एकदम चमक उभरी। अब शोखा होना भी तो बनता है ना। वाकई मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? ख्वाबनाक ही माहौल है। आंखों में नर्म तासिर और मुस्कुराहट से होठ वार थे। उफ, जो भी हो, मेरा हलक कड़वा हो गया उनकी मोहब्बत उर्फ क्रिंज देखकर। मुर्गी की वही एक टांग। तो आप मोहब्बत को क्रिंज का नाम देने लग गई हैं? वाओ। उसने हाथ पे दूसरा हाथ आहिस्ता से मारकर इस्तेहज़ा से ताली बजाई। वो इतराई और दाएं कंधे पे गिरे बाल हवा में उड़ाए। यूशे की निगाह एक शख्स पर ठहरी। गौर से उसे देखा। ये चश्मिश वही है जो आपको परेशान करता है? सर निगाहें दूर खड़े एक लंबे बाल वाले दराज कामत के आदमी पे जम गई। लालिक ने उसकी निगाहों की सिम देखा। दूसरी तरफ चलते सर झटक के उसका हाथ थामे वो आगे बढ़ा। लालिक ने कदम रोक लिए। दोनों के हाथ हवा में थे। उसने तीखी निगाहों से देखा। यूशे ने सांस भरा। हाँ, कह दें, हाथ पकड़े लेकर जा रहे हो, क्रिंज फैला रहे हो। वो तब गया। मैं कह रही थी रहने दो, मैंने उसको सबक सिखा दिया है। अभी उसकी बीवी को उसके करतूत बता कर आई हूँ। आइंदा मुझे परेशान नहीं करेगा। मुस्कुराकर यूशे की शर्ट के कॉलर ठीक किए। आपकी पुप्पो भी आई हुई हैं? हाँ, मज़हर अंकल ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। वो हमें ही देख रही हैं। मुझे पता है, जब ही तो कह रही हूँ यही खड़े रहो डार्लिंग। उसका गाल धपक कर वो सीधी हुई। मैं ही मिलता हूँ कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए। अल्लाह ने बना बनाया मेरी गोद में डाल दिया है। टेबल पे से वाइन ग्लास नुमा ड्रिंक का ग्लास उठाकर होठों से लगाया। ये मेरा ग्लास था। यूशे के जताते ही उसने घूर के उसे देखा। अब मेरा है। वो अपने कोलीग्स के साथ लोगों में मिल रही थी। महक ने काफ़ी लोगों में उसे मुतारिफ़ करवाया था। आखिर में वो एक ख़ास टेबल पे आन रुकी। निम्रा, ये मेरी पप्पो और भाभी हैं। चमकती आंखों के साथ वो वहीं ठहर गई। उसके आने की उन दोनों को तवक्को हरगिज़ नहीं थी। ओह हेलो, निम्रा ने कहा। सुनैर खामोश खड़ी थी। पहले वाला गिर तो माँ की बातों में आकर ख़त्म हो गया था। वही पुरानी दुश्मनी फिर चढ़ गई। निम्रा कॉल पे बात करते हुए आगे पीछे क्या हुई, लालिक ने मौका का फ़ायदा भरपूर उठाया। फुफ्फो, आपका ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाई ने दिलवाया? मुस्कुरा कर कहते हुए वो उन्हें सुलगा गई थी। अब भी बिल्कुल पहले जैसी हो तुम। बज़ाहिर वो मुस्कुराई थी। क्या करूं, खसलत तो बदलने से रही। आंखों में चमकती शरारत। फिर सुनैर को देखा और तंज़िया मुखातिब हुई। दूसरों की ज़िंदगी अजाब बनाकर बड़े सुकून से रहा जा रहा है। हमें नहीं पता था तुम भी यहाँ आओगी। सुनैर ने उंगली में मुकी धीरे की अंगूठी पे उंगली फेरी। लालिक की निगाह उसकी अंगूठी पे गई थी। ये उसकी माँ की अंगूठी थी। कुछ जेवर लालिक के पास और कुछ ताबिंदा के पास थे। उसने खुद पे जब्त किया। क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं शादमानी के साथ काम करती हूँ? उसने तलखी का असर तमस्खुर से ज़ाहिर किया। काफ़ी ऊंची उड़ान नहीं भर रही तुम। उड़नी पड़ी, वरना लोगों ने तो चाहा था कि ज़मीन की गहराइयों में मुझे धंसा दें। पर देखो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। सोचा था कि लालिक से कभी इस तरह मिल सकोगी। उसने पुछ काटते हुए उसकी थोड़ी पकड़ी। सुनैर ने झटके से खुद को चढ़ाया। सोच लो, कहीं मुंह के बल न गिर जाओ। कुछ मनहूस लोगों का साया मुझ पर से हट गया। अब नहीं गिरूंगी।
और वैसे भी गिरने का इतना तजुर्बा है कि गिरकर वापस उठना आ गया है। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती की भाभी ठहरा हुआ लहजा तपा देने के लिए काफ़ी था। तुम यकीनन लड़ने आई हो, कर्मा देखने आई हो कि कैसे हम लोग खुश हैं। मैंने तो बड़ी बद्दुआएं दी थी, कुछ भी कबूल नहीं हुआ। वो इस्तेज़ाइया हंसी। लालिक ने लब सीधे किए और ख़ुद को कंपोज किया। आहा, मैं तो बस पप्पू का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। थैंक यू पप्पू उस दिन के लिए। अगर आप वो सब न करती तो सच्ची मैं इस मकाम पे कभी न पहुँच पाती। आपको मेरा कितना ख्याल था। आई रियली लव यू। वो मुस्कुराती हुई उनसे चिमटी थी और ज़ोर से उन्हें भींचा। पप्पू का सांस बंद हुआ। हट जाओ मनहूस लड़की, वो दबे दबे गुस्से से हाँफती हुई बोली। लालिक मासूमियत से पीछे हटी। मेरी मनूसियत को सलाम जो मुझे यहाँ तक ले आई। आंखें झपकाकर वो उनके सामने से सर से भरपूर मुस्कुराहट माँ बेटी पे उछाल कर चली गई। केक कटिंग सेरेमनी के बाद मजहर और महक ने शादमानी के विनर डिज़ाइनर को इंट्रोड्यूस करवाया था। वो तीनों ही रेड डाइस पे मौजूद थे। सताइशी निगाह उन पे जमी थी। लालिक हमारी ख़ास विनर हैं। उन्हें शादमानी ज्वाइन किए 1 साल बीत चुका है और उनका हर डिज़ाइन हर कलेक्शन हिट रही। लालिक अपने नाम की तरह ही अपने फ़न में बेहतरीन है। शादमानी प्राउडली उन्हें अपनी न्यू कलेक्शन के पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है। महक माइक को चेहरे के करीब किए उसकी जानिब मुस्कुराते हुए कह रही थी। अंकल मजहर उसके साथ ही खड़े थे। इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे अहाता किए हुए थे। सामने लोगों का हुजूम खड़ा था। थैंक यू महक फॉर दिस काइंड वर्ड्स। लालिक माइक थाम कर मुस्कुराई। हॉल में खामोशी फैलने लगी। यू डिज़र्व दिस गर्ल। मजहर बड़े ही खुश थे। महक का माइक लेकर कहा। लालिक ने दिल पर हाथ रख के सर झुकाया। मैं चाहूँगा इस ख़ास मौके पर तुम 2 शब्द कहो। मैं साथ ही बताता चलूँ, लालिक मेरे करीबी मरहूम दोस्त की एक बहुत होनहार बेटी है। अल्लाह उनके वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। आज अगर महमूद खानज़ादा हमारे दरमियान होते तो बेटी की कामयाबी पे उन्हें फ़ख्र होता। मेहमानों पे निगाह डालने के बाद उन्होंने मुस्कुराती हुई लालिक को देखा। खानज़ादा के नाम पे रश्क से मेहमानों के दरमियान चहमगोइयाँ भी शुरू हुई थी और वो उस लड़की के हम कलाम होने के लिए पुरजोश थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से ही सामने वाले को एक खुशी महसूस होती थी। एक अलग किस्म की एनर्जी बाहर निकलती जिसे पुरजोशी कहना मुनासिब होगा। वो नर्वस हो रही थी। फिर माइक होठों के करीब कर लिया। मेरा तारुफ तो महक और अंकल ने काफ़ी करवा दिया है। मैं लालिक हूँ। शादमानी के साथ काम करके बहुत खुशी मिली है। मज़हर अंकल का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इस मौके पर मैं इतना ही कहूँगी, लाइफ में कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए। आप आसमान से बेशक ज़मीन पे गिरे पर एक मौका आपको ज़रूर दिया जाता है अपने लिए बंद दरवाज़ों में से एक खुला दरवाज़ा खुद तलाश करने का, जो मैंने तलाश किया है। इस ख़ास मौके पर मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करूँगी। वह आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते हुए फुजू तारी कर गई। यूशे उस भीड़ के दरमियान सर झुकाए खड़ा तवज्जो से उसे सुन रहा था। लबों को मबहुन सी मुस्कुराहट छू रही थी। लालिक के मुखातिब करते ही सर उठा के उसे देखा। वो उसकी जानिब भी देख रही थी। एक जज्ब से आंखों में चमक लिए बेसाख्ता लोगों की गर्दन उस सिमत घूमी थी। यूशे को फ़र्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ अपनी बीवी के चेहरे की मुस्कान देख रहा था। वो बेहद खुश थी। अगर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज यहाँ मौजूद नहीं होती। कोई और लड़की या लड़का खड़ा आप सबसे मुखातिब होता। हम हमेशा कहते हैं एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं इसमें यह शामिल करूँगी कि औरत की कामयाबी के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। भाई, बाप, बेटे या शौहर, किसी न किसी एक सूरत में मंजर में बस वो दोनों मौजूद थे। शोर हुजूम धुंधला होता चला गया। दोनों के दरमियान फासला कायम था। एक तरफ पप्पू सुनहरा और मिकाल खड़ा उसे सुन रहा था। उसका चेहरा बेतासिर था। लालिक को बुरा लगा था। वो उसको याद करती थी। उसके इतना बुरा कर देने के बावजूद खून के रिश्तों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। तो फिर मिकाल को कभी उसका ख्याल नहीं आता होगा। इस कदर बदगुमानी कायम थी। मर्द के बगैर औरत की ज़िंदगी मुआशरे में मुश्किल तरीन अमर है। मैं भी अकेली थी पर मेरे शौहर ने हर कदम पे मेरा साथ दिया। थैंक यू यूशे। नन्हा मोती उसकी आंखों में नमदार हुआ। हॉल में तालियां गूंजी। वो होश की दुनिया में आया। सर झुका के अब वो गहरा मुस्कुरा रहा था।
आदत। ललित ने माइक आगे बढ़ा दिया। काफ़ी सताइशी निगाहें उन दोनों पे जमी थी। उसकी निगाह मिकाल पे पड़े। तनदीही से वो उसे देखने लगी। जब नीचे उतरी थी तभी निगाहें भाई भाभी पर मरकूज थी। इस बार निगाहों से ही बहुत कुछ जता दिया गया था। गर्दन सीधे किए वो कंधे पर से बाल सरकाकर हुजूम को चीरकर यूशे के पास मुस्कुराकर पहुंच गई। सुरमई आंखें गजब ढा रही थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे स्पीच करनी पड़ जाएगी, वरना पहले ही इसकी अच्छी तैयारी कर लेती। क्लच खोलकर उसमें से टिश्यू निकालकर चेहरा खुश्क किया। यूशे की निगाहें खुद पे पाकर सवालिया निगाहों से उसे देखा। इससे बेहतर और कोई स्पीच नहीं हो सकती थी। वो करीब हुआ। इर्द गिर्द लोग इतने थे कि उसे ललित के गिर्द अपना हिसार डालना पड़ा। मजहर और महक अभी मेहमानों से मुखातिब थे। अब तुम अपनी तारीफ पर चौड़े हो गए। थोड़ी पे टिश्यू थपका। चेहरे पे खफत दराई। मन्ना बेगम से शुक्रिया अदा करते हुए मुस्कुराती निगाहों से हिसार मजबूत कर दिया। ललित ने फ़ौरन घूरा। सहूलत से यूशे ने शाने उचका दिए। अचानक ही वो तिलिस्म फूंक दिया करता था और वो बेबस हो जाती थी। सुनहर मिकाल के इंतज़ार में एंट्रेंस पे खड़ी थी। फुप्पो गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। ललित अपनी कोलीग्स के साथ ही निकल रही थी। फिर उनसे एक्सक्यूज़ करके सुनहर की जाने बढ़ी। तुम क्यों बार बार मुँह उठा के आ जाती हो? उसने तब कर कहा। उसके चेहरे पे जलन के तासरात वाज़ेह थे। सर दाएं बाएं हिलाकर ललित खूब मुस्कुराई। बस अपने भाई की किस्मत देखने आती हूँ। उसके नसीब में बौनी बत्तखी लिखी थी। मसनूई अफसोस। वॉट? अब बनो मत। उंगली पर लट लपेटी सुनहर ने तहम्मुल से उसे देखा। इतना गुरूर किस बात का है ललित बीबी? टके टके के फैशन डिज़ाइनर बहुत देखे हैं मैंने। भूलो मत मैं कौन हूँ। बिजनेस टाइकून मिकाल खानज़ादा की बीवी हूँ। लफ्ज़ों पे जोर देकर उसने दिल के मुकाम पे उंगली रखी। ललित ने बेजारी से दाएं बाएं देखा जैसे फ़र्क न पड़ रहा हो और एक कदम आगे बढ़ी। बेबी कब तक दूसरों के दम पे चौड़ी होगी? सुनहर के कान पर झुकी। तुम्हारा अपना कोई तारुफ है? दिल जली मुस्कुराहट उस पर उछाल कर पीछे हुई। सुनहर की आंखों से शोले बरस रहे थे। डार्लिंग तुम इसमें खुश रहो, मिकाल खानज़ादा की बीवी बनकर। ललित ने उसका चेहरा तबका। आंखों में शरारत हिलकोरे ले रही थी। सुनहर का चेहरा खफ़त से सुर्ख पड़ गया। यूशे तभी बाहर से वापस एंट्रेंस पे आया और उसे सुनहर के पास देखकर सर पीटा और बालों में हाथ फेरकर नज़दीक पहुंचा। चलें? सुनहर को नज़रअंदाज करके ललित को कोहनी से थामा। लो आ गया तुम्हारा ड्राइवर। वो दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रही थी। शट अप। ललित के बदन में गोया मिर्चें भर गई। यूशे कैसे बर्दाश्त करते हो उस पागल लड़की को? हमसे तो ये 2 मिनट अब बर्दाश्त नहीं हो रही। उसने जताती निगाहों से ललित को देखा। बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल है, पर क्या कह सकते, लगती तो आपकी कज़न ही है। वो लापरवाही से बोला। सुनहर मुट्ठी भींच कर रह गई और ललित की हंसी छूटी। इसे भी काफ़ी ट्रेन कर दिया है। वो मुतासिर हुई। मोहतरमा आप दोनों अपनी बहस में मुझे बिल्कुल शामिल ना करें और आप चलें, देर हो रही है। जबड़े भींच कर सुनहर को मुखातिब करने के बाद ललित को देखा। हद में रहो तुम अपनी। कौन सी हद? शायद आप भूल रही हैं मैं आपके शौहर का मुलाजिम नहीं। हद में आप रहें। मेरी बेगम के बारे में आइंदा अपनी राय देने की जहमत मत करिएगा। सर्द निगाहों से उसे देखकर बोला। सुनहर हैरत ज़दा रह गई। वो कितना बदल गया था और जिस इस्तेहकाक से मेरी बेगम कहा था, चंद पल ललित भी यूशे को देखती रह गई। फिर संभली। आहा तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं, मैं चलती हूँ, बिला वजह कहीं बदमज़गी ना हो जाए। मिकाल को उसकी तरफ आता देखकर अंदाज सर्द हो गया। भाई को उसने पूरी पार्टी में नज़रअंदाज किया था। वो खुद आता अलग बात थी, पर वो मर जाती, लेकिन भाई का सामना अब खुद से कभी नहीं करना चाहती थी। सोसाइटी के गेट पे कैब रुकी थी। वो शॉल दुरुस्त किए बाहर निकली। यूशे ने बिल अदा किया और उसके पीछे ही अंदर बढ़ा। लिफ्ट के पास पहुंचकर शॉल कंधों से ढलक गई। ऑफ मूड के साथ शॉल लपेटकर हाथ में डाली। यूशे की निगाहें उसके हरकत करते हाथ पे मरकूज थी। सबसे अटक कर अपना ही मूड ऑफ कर लिया। बहस के बगैर आपसे नहीं रहा जाता ना। आगे बढ़कर उसने लिफ्ट के बटन दबाए। दरवाज़ा खुलने पे दोनों अंदर दाखिल हुए। सही कह रहे हो, पंगे लिए बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। खैर मैं ये सब बहुत मिस कर रही थी। यूशे जब मैंने स्पीच की उस वक्त उन तीनों की शक्ल देखने वाली थी।
क्या समझे थे वो लोग, मुझे दरबदर कर देंगे। निगाहें सामने जमी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा था। यूशे ने सर्द सांस भरी। भाई सबसे ज़्यादा हैरान थे। तमस्कर से वो नींद के खुमार में हंसे। लहजे में कड़वाहट घुल गई। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। उन लोगों को लगता है लैलिक बेचारी बस रिश्ता निभा रही होगी। तलखी धराई, पर वजूद के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ हो चुकी थी। रिश्ता निभा रही हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। निकलते हुए यूशे ने अबरू उचकाए पूछा, मैं देखना चाहती थी कर्मा हुआ भी या नहीं। कोई कर्मा नहीं हुआ। वो लोग वैसे ही शाहाना ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या किसी की ज़ात पे बेशुमार बहतान लगाकर उसको जलील करके घर से निकाल देने के बाद सुकून से जीना इतना आसान है? तुम्हें पता है, जब मैं किसी से लड़ती हूँ ना, मतलब मैं कहाँ किसी से लड़ती, बस थोड़ी सी बहस हो जाती है, तब भी मुझे एक गिल्ट महसूस होता है। बाहर निकलकर वो यूशी के पीछे पीछे आई। दोनों घर में दाखिल हुए और कमरे में चले आए। सुनकर अच्छा लगा, आपको भी गिल्ट होता है? हाँ, कभी कभी हो जाता है, पर उन लोगों को गिल्ट भी नहीं है। मैंने कहा था जहाँ मैं गलत थी मुझे सज़ा मिलेगी, और मुझे मिली। पर जहाँ वो गलत, उन्होंने जुल्म किया, उसकी सज़ा उनको मिलेगी। पर कुछ भी नहीं हुआ। मुझसे शादी आपको सज़ा लगती है? वो बेड पर टिक कर शूज़ उतारने लगा। लैलिक मुसलसल उसके सवाल इग्नोर कर रही थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई और ज्वेलरी के नाम पे अंगूठी और लॉकेट गले से उतारा। मैंने अल्लाह पे मामला छोड़ दिया था, पर अल्लाह ने मेरी सुनी नहीं। शायद मैं हूँ बहुत गुनहगार। अगर ये बात है तो फिर अल्लाह ने आपको इतना नवाजा कैसे? क्यों कर्मा की फ़िक्र करती हैं? भूल जाएं सब। यूशे, बुलाना इतना आसान नहीं है। मेरी रूह छलनी छलनी की थी पुप्पो ने। गलती क्या थी मेरी? एक क्लब जाना, वो भी कोई गलत मकसद नहीं था मेरा। और दूसरा शहरयार के साथ रिलेशन। मैं शहरयार से हमेशा दोस्तों के साथ मिलती थी। फ्रीलांसर थी। कमरे में ज़्यादा वक्त गुजरता था। एसएमएन के बेटे ने उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। पहले तो भाई ने चलो उसका यकीन नहीं किया, पर फुप्पो ने मन घड़त कहानियाँ बनाकर यकीन का ठप्पा लगवा दिया। और उसके बाद मेरे खिलाफ। भाई के कान भरे होंगे। हील्स उतार के उसने बाल लपेट लिए और बेड पे आकर ढह गई। यूशे ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। उसका सफ़ेद चेहरा अब सुर्ख पड़ चुका था। मुझे उन लोगों से हो जाने वाली नफ़रत रोज़ सुलगाती है। याद तो बहुत आते हैं, पर मोहब्बत अब नहीं रही। साल लगा दिया इस मोहब्बत को ख़त्म करने में। एक बार भी भाई ने सच जानने की कोशिश नहीं की। मेरी भला से भाड़ में जाए। और पप्पो तो देखना किसी दिन मुंह के बल गिरेंगी। उसके पैर ज़मीन छू रहे थे और ऊपर का धड़ बेड पे था। सख्ती से जबड़े भींच लिए। माफ़ कर दें सबको। ऐसे कैसे कर दूँ? किसी ने आकर मुझसे माफ़ी मांगी, फिर सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? रोज़ कोशिश करती हूँ। दफ़ा करें उन लोगों को। हम भी अब आगे बढ़ चुके हैं। यूशे खड़ा हुआ। लैलिक भी उठ के बैठ गई। मैं बहुत बुरी हूँ, वो सर झुकाई कहने लगी। हाँ मालूम है। कैसे डैश इंसान हो, बंदा तारीफ़ ही कर देता है। उसको धक्के देकर वो सदमे से खड़ी हुई। वो हंस पड़ा। इस 1.5 साल में मुझे ये पता लगा है कि खानज़ादी जब थक जाती है तो उसका असल रूप आश्कार होता है। वो जो कहती है दिल से कहती है। वो तपिश भरी निगाहों से उसके चेहरे के तासरात का जायज़ा लेते बोला, कुछ ऐसा नहीं है। मेरे बारे में ज़्यादा तहकीक मत क्या करो और अपना अलार्म बंद करके सोना। सुबह उठ के बैठ जाते हो। अगले को तो छुट्टी वाले दिन सुकून से सोने दिया करो। और मेरी बालकनी में उन डंपर्स की तुमने दुकान लगा रखी है, हटाओ उन्हें, वरना सबको आग लगा दूंगी। वो साइड से निकलकर वॉशरूम में बंद हो गई। यूशे सर झटक के बालकनी की तरफ बढ़ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नावल को यहीं स्टॉप करते हैं। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।